हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम फिर एक नोट्स वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 9th चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको हम बताते हैं आपको। तो पहला नंबर है परमाणु। परमाणु होता क्या है? तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जाता है तथा वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु का कुछ अवधारणाएं हैं। तो अवधारणाएं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इनका कुछ अवधारणाएं क्या क्या है। तो फर्स्ट अवधारणाएं है सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि परमाणु जो है सभी जो पदार्थ है वह परमाणु से ही मिलकर बनाता है। ठीक है, उसका जो रचना होता है वह परमाणु से ही होता है। दूसरा है सभी पदार्थ इन तत्वों के छोटे छोटे कणों और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वही बात हुआ। परमाणु गोलाकार होता है जिसकी त्रिज्या 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रासायनिक संयोजन का नियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन का नियम है क्या? तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सन 1789 में अंतोइन लावुसिए ने इस नियम के बारे में बताया। इस नियम के अनुसार सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ के कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर है A+B। अगर कोई दो पदार्थ है, अभिक्रिया के बाद C+D बना रहा है। ठीक है, तो ये अभिकारक होता है या उत्पाद को या इसको प्रतिफल करते हैं। तो इसका जितना भी द्रव्यमान है यानी WA + WB बराबर हो जाएगा W यानी वेट ऑफ C + वेट ऑफ D यानी दोनों बराबर होता है। यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसका मतलब क्या हुआ? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट, केवल इनका रूपांतरण ही संभव है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसमें जो है सन 1799 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट ने इस नियम के बारे में बताया। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उनके घटक परमाणुओं का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा निश्चित होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, कोई भी स्थान से, कोई भी स्रोत से क्यों नहीं प्राप्त किया जाए, उसका जो अनुपात होता है वह हमेशा निश्चित होता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन यानी H2O ये जल होता है, H2O जल है। तो इसका हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो इनका क्या करेंगे, पहले परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो उसके बाद हम अनुपात देखते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर यह जो है H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात H2 यानी कि अनुभार हमने निकाला है तो इसका 16 है। इसको जब रेशियो किया तो ये कितना आ गया, 1:8। ठीक है, उसी प्रकार CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात। ठीक है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल से 16 होता है, 16 × 32। इसलिए जब इसको हम रेशियो निकालेंगे 3:8 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास जो है परमाणु क्रमांक, एलिमेंट, संकेत और सिंबल। तो कुछ 1 से लेके 27 तक इस पेज में दिया हुआ है। हमें जानना बहुत ही जरूरी है एटॉमिक नंबर और परमाणु मास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये आपको एक बार देख लेना और आपको याद भी रखना होगा। ठीक है, ये यहाँ टोटल 27 तक है। ठीक है, आप इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्या, आगे हमारा है जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। तो इनके अनुसार जो है जॉन डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से है। पहला है सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि जितना भी पदार्थ है यानी सभी पदार्थ होता है परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया में ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट है तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा पॉइंट है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। पांचवा है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं मिलकर छोटी
पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। छठा है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। चलिए आगे हमारा है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान होता है क्या? एटॉमिक मास। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU होता है, या इसको हम U से भी, यूनिफाइड मास होता है, U से भी इसको एक 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है। आगे हमारा है कुछ जो है ना, कुछ यौगिक दिया हुआ है, उसका हमें क्या निकालना है? अनुभार निकालना है। तो H2O का अनुभार कैसे होता है? तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें 2 है तो 2 कर दिया। ऑक्सीजन परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। जब इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो 16 2 18 AMU हो गया। CO2 का उसी प्रकार, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का इसमें 2 है तो इसलिए 16 होता है, 2 से गुना कर दिया 32 हो गया, और CO2 जब जोड़ दिए थे आ गया 44 AMU, ठीक है। उसी प्रकार NH2CONH2 यानी ऊर्जा का अनुभार ज्ञात करना है, तो N का अलग निकालेंगे, H का अलग निकालेंगे, तो सबको निकालने के बाद हमारे पास ये फाइनल 60 AMU आ गया, ठीक है। आगे हमारा है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो हमारे जो परमाणु है ये किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यधिक अविक्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये हमारे क्या है? निष्क्रिय गैस है सारे, HE, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ठीक है। तो अगला हमारा है निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़कर ज्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो अब आ गया अणु क्या होता है। तो अणु क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। ध्यान देना, अणु यानी मॉलिक्यूल्स। अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। अगला पॉइंट है किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणुओं या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच संयोग करके अणु का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक तरह के अणु एक तरह के परमाणुओं से निर्मित, जैसे O2, N2, O3, S8, ऐसा बहुत सारे। इसमें क्या है? एक ही परमाणु से, लेकिन भिन्न भिन्न तरह के परमाणु, इसमें हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो इस तरह से क्या होता है? ये अणु बना है, ठीक है। H2O, CO2, NaCl, CO, CO3 और सारे बारे बहुत सारे, ठीक है, etc। अब आता है आयन क्या होता है। तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं, जैसे Na+, Cl-। आगे हमारा है जैसे Na धातु है जिस पर धनायन होगा, हमेशा याद रखना, धनायन किस पर होता है? धातु पर। Cl क्लोरीन है, अधातु होता है और इस पर हमेशा ऋणायन होता है। रासायनिक सूत्र लिखने का नियम है कुछ, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है, जो भी हो सिंबल उसको लिखते हैं। इन चिन्हों के बीच संयोजकताओं को लिखा जाता है, फिर उसके संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है। संयोजकता आगे हमारा है 5 नंबर 5 नंबर है। संयोजकता को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हमें बनाना है, तो पहले हाइड्रोजन लिए फिर क्लोरीन लिए, फिर उसके बाद संयोजकता को लिखे, एक एक होता है दोनों का, क्रॉस कर दिया और इसका वाला इधर लिखे और इसका वाला इधर, H1Cl हो गया। तो इस वजह से हाइड्रोजन और क्लोराइड का सूत्र हो जाता है HCl। अब आता है मोल। मोल होता क्या है? मोल को हम N से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि 1 दर्जन में 12 होता है, 1 कोड़ी में 20 होता है, 1 सैकड़ा 100 होता है, उसी प्रकार 1 मोल में इतना नंबर होता है, इतना संख्या होता है, ठीक है। ये मतलब छोटी चीज को दर्शाने के लिए एक नंबर का उपयोग किया गया, जो ये नंबर, इसी को बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। या मोल को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या को 1 मोल कहते हैं। इसमें 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु की संख्या होती है, इसे आवोगाद्रो की संख्या कहते हैं। मोल पदार्थ का मात्रा इकाई है, इसे N से सूचित किया जाता है। मोल को N से सूचित किया जाता है। आवोगाद्रो की संख्या को Na, ठीक है, यानी कि ये छोटा होगा इस तरह से, ये छोटा होगा, ठीक है, यानी इसको हम इधर से लिख देते हैं Na,
ठीक है, Na से सूचित किया जाता है। आगे हमारा है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा होता क्या है? तो ध्यान देना, इसकी 3 विशेषता है अगर देखा जाए तो। पहला होता है एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या। कण मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, अणु, यानी मॉलिक्यूल्स मतलब आयन, ये तीनों हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन। तो पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होती है। ठीक है, देखो ये n बराबर W/m, तो यहां पर होता है मोल बराबर होता है ग्राम द्रव्यमान बटा अनुभार होता है। ठीक है, या इसको ऐसे ही बोलते हैं, द्रव्यमान तथा अनुभार का अनुपात मोल होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा है ये n बराबर n0 बटा Na। ठीक है, जहां n0 कणों की संख्या होती है और Na 6.022 गुना 10⁻23 होती है। कणों की संख्या का हम n भी लिए हुए हैं, n भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2 गो सूत्र है। तो ये सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है 11.5 ग्राम Na में यानी सोडियम उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या है। हमारे परमाणुओं की संख्या को निकालना है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है। W मतलब वेट दे रखा है 11.5 ग्राम। ठीक है, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 होता है। तो ये एक रिलेशन होता है मोल का, ये दोनों में फॉर्मूला होता है। तो n बराबर होता है, क्या होता है, n बराबर होता है मतलब अणुओं कणों की संख्या होता है। तो यहाँ परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना है। W हमारे पास दिया हुआ है, m हमारे पास 23 हो गया। ठीक है, अनुभार, और Na मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है प्रश्न है कि 0.5 मोल में n परमाणु यानी परमाणुओं की संख्या, परमाणु के मोल से द्रव्यमान दिया है। तो n बराबर 0.5 दिया हुआ है और n बराबर n का अनुभार 14 है, तो W हमको निकालना है। ठीक है, n का अनुभार 14, तो n बराबर होता है W/m, तो 0.5, तो W निकल गया 7 ग्राम। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो किताब का जो आंसर दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनॉइट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, जिसका जिसका मान है हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे। ये रिएक्शन था सोडियम कार्बोनेट, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं क्या, बराबर है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर का सिंबल। तो क्या दिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या बोलते हैं कि देखिए ये हमारा क्या है, दोनों बराबर है। तो बराबर हो जाने से हम क्या बोलेंगे, ये जो है अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर है प्रतिफल का कुल द्रव्यमान। हाँ, यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या है, दूसरा प्रश्न है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दिया होता है। तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करती है, इसलिए 3 ग्राम होगा तो 8 ग्राम अतिरिक्त 24 हो जाएगा। सिंपल है, ऑक्सीजन से संयोग करेगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो आंसर हो जाएगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नियम, निम्न अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण का परिणाम है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही उसका विनाश होता है। चौथा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नियम अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगला हमारा है पेज नंबर 40 का है। पहला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होती है। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव क्यों नहीं होता है। तो एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना इसलिए संभव नहीं क्योंकि इसका आकार अत्यंत छोटा होता है
और इसे नैनोमीटर में मापा जाता है, जैसे कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ इतना छोटा आता है, इसलिए हम इसे खुले आंख से नहीं देख सकते। चलिए 44 पेज नंबर 44 है, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का हम क्या, सोडियम इधर लिखे, ऑक्साइड का इधर लिखे, इस पर +1 होता है, इस पर 2 पर -1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसके साथ 2 अटैच हो गया, 2 हो गया, इसके साथ 1 तो 1 Na2O हो गया। उसी प्रकार हमारा जो है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम और क्लोराइड यानी क्लोरीन लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो इसके साथ 1 और इसके साथ 3, तो AlCl3 हो गया। आगे हमारा है सोडियम सल्फाइड, तो तत्व हो गया Na और S, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो Na2S हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो गया M और Mg और OH, तो इसका जो आवेश होता है, चार्ज होता है या संयोजकता का है, इसमें संयोजकता का आवेश की बात है, तो इधर 2 होता है, दोनों क्रॉस करेंगे तो Mg और OH पर हॉल 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि OH दोनों के लिए है। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखिए। Al2SO4 हॉल ट्वाइस, एल्युमिनियम सल्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसका हमने आंसर भी साथ ही लिख दिया, Al2 ये क्वेश्चन था, इसका क्या नाम है, तो वो हमने लिखा CaCl2 का, इसका आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला हमारा है रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र CO2 होता है और रासायनिक सूत्र को अणुसूत्र भी कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा है कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। नंबर 1 H2S अणु एवं, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन में 2 है परमाणु एवं सल्फर में 1 परमाणु विद्यमान है, अतः कुल परमाणुओं की संख्या कितना हो गया, तो 2 1 3 हो गया। तो उसी प्रकार PO4 आयन में, फास्फोरस में 1 परमाणु और ऑक्सीजन में 4, तो कितना हो गया टोटल 5 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया 5। बोल रहा था कितना। चलिए पेज नंबर 46 है, प्रश्न 1 है, निम्न यौगिक के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2 इसका क्या करना है, आणविक द्रव्यमान परिकलन करना है, कुछ नहीं अनुभार निकालना है। तो हाइड्रोजन का होना था, इसमें 2 है तो 2 हो गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, सिर्फ अनुभार निकाला हुआ है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, इसका भी हमको क्या करना है, अनुभार ही निकालना था, सॉरी 6 नहीं, इसी का अगला भाग है, सबका अनुभार निकालना था। लीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न यौगिक सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो इसमें भी क्या कर रहा है, Zn का परमाणु द्रव्यमान 65 है और ऑक्सीजन का 16 है, दोनों को निकाल दिए तो जोड़ के 81 हो गया। उसी प्रकार Na2 इसको भी क्या करना, अनुभार ही निकालना है। देखो अनुभार कैसे निकलता है, चलिए आगे हमारा है K2CO3, इसका भी देखिए हमने अनुभार 138 निकाला। आगे हमारा है पेज नंबर 48 का, यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर हो जाता है 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु, इसलिए 6.002 गुना 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम, इसलिए 1 परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, ये हमने एक नियम से निकाल दिया, 2 गुना 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसमें अधिक 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा में। तो हम क्या करेंगे, तो अधिक परमाणु होंगे तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालते हैं, ठीक है, किसके लिए, सोडियम के लिए। तो सोडियम 100 ग्राम है, यानी इतना निकला, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, परमाणु की संख्या निकालना है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। अब हम जानते हैं इस फार्मूला से क्या करेंगे, रिलेशन होता है N बराबर W/M और N बराबर N/A। तो यहाँ से हम सबका वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ से हमारे पास N का वैल्यू क्या निकल गया, इतना निकल गया, 26 हो गया। उसी प्रकार अब क्या किसके लिए, Fe का, तो Fe के लिए हम क्या करेंगे, 100 ग्राम ये हो गया, तो इसका निकाले तो हमें आ गया कितना आया, 10.75 गुना 10⁻23, ये 10 आया, और सोडियम का कितना आया, 26 आया। तो कौन ज्यादा है, तो सोडियम में अधिक परमाणु, ठीक है। चलिए अब अभ्यास का प्रश्न है, तो अभ्यास का पहला प्रश्न है हमारा, 0.24 ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है,
उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो यौगिक के नमूने का कुल भार हमारे पास ये दिया, बोरोन का दिया हुआ भार और ऑक्सीजन का भार दिया। तो बोरोन का भार प्रतिशत निकालना होता है ना, तो ये बोरोन का भार बटा यौगिक का कुल भार निकालते हैं। तो इसमें जिसका वैल्यू दिया हुआ है तो हमारे पास कितना निकला, सबका वैल्यू पुट कर दिए तो 40% आया। तो उसी प्रकार हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन को भी हम क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन को लिख लेंगे, उसके बाद ऊपर ऑक्सीजन कैसा कुल है इसको परसेंट में बदल दिए, तो दोनों को 100 पुट गया। इसका मतलब हमारा ये सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3.0 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा? देखो होगा क्या, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात 3:8 में ही संयोग करते हैं। अतः 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से संयोग करेगी। तो 50 में से 8 हम घटा देंगे तो यानी 42 ग्राम ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 8 ग्राम ही है निश्चित अनुपात के नियम से, तो बच जाएगी। अतः यह उत्तर स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बहु परमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण से एक से अधिक परमाणुओं का वह समूह जिस पर आवेश होता है उसे बहु परमाणु आयन कहते हैं। जिसे इस पर देखा, इस पर 2 आवेश है, इस पर 3 आवेश है, ठीक है। चलिए आगे हमारा है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखे। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो देखिए उसी तरह है सूत्र लिखना है, सीधा सूत्र है लिखना था, MgCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट का होता है CuNO3 का होल ट्वाइस होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना क्या नाम है? CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं, तत्वों के नाम होता है कैल्शियम, ऑक्सीजन और है। इसमें 3 तत्व, कैल्शियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमको नाम बता रहा था। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या हुआ है, रासायनिक सूत्र HBr होता है, और तत्व के नाम में हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। उसी प्रकार बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा में क्या है, रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। तत्व के नाम इसमें है सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम सल्फेट में तत्वों के नाम पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, बस ये आंसर है। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। एथाइन, इसका मोलर द्रव्यमान यानी अनुभार निकालना है। देख लीजिए C2 कार्बन का 12 होता है, इसमें 2 है, और हाइड्रोजन का 2 होता है। मोलर द्रव्यमान दोनों को जोड़ दो इतना, तो इसी प्रकार सल्फर का भी इसी तरह निकलेगा, फास्फोरस का भी, सबका एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन निकाल के सबको हम क्या करना है, कर देना। चलिए आगे हमारा है 7 नंबर है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? वही द्रव्यमान कर रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम होगा। 4 मोल एल्युमिनियम का, तो 4 से गुना कर देंगे, एल्युमिनियम का 70 होता है, 4 से गुना कर देंगे, कितना हो गया। 10 मोल सोडियम सल्फाइड का, तो सोडियम सल्फाइड का पहले हम निकालेंगे, तो कितना होता है 126, और इसको 10 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार आगे हमारा है मोल में परिवर्तन कीजिए, इसको मोल में करना निकालने के लिए। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो मोल का फॉर्मूला था N = W/m, तो W 12 दिया हुआ है, और इसका ऑक्सीजन का 32 होता है, O2 हमको 2 है, इसलिए इसका निकल जाएगा, ठीक है, 0.375 मोल। आगे हमारा है 20 ग्राम जल का, तो 20 ग्राम जल का जो हमको निकालना है, तो 20 ग्राम जल का होता है 18 अनुभार, N बराबर, तो फॉर्मूला हम पुट कर दिए थे 1.11 आ गया। उसी प्रकार हमें 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, देख लीजिए कैसे निकाले हुआ है। फिर है 9 नंबर प्रश्न है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान वही बात हो गया, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु में, तो इसमें हमें क्या निकालना, द्रव्यमान W निकालना, था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, देख लीजिए एक बार। 10 नंबर प्रश्न है, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर 8 के अणुओं की संख्या परिकलन कीजिए। तो ये है मोलर एसेट है, इसको मोलर एसेट पढ़ा जाता है, और ये 32 गुना 8 हुआ है, इसलिए 256 हो गया, और N हमारा वैल्यू होता है इतना। लास्ट में हमारे पास क्या होगा, सूत्र में पुट करेंगे, तो हमारे पास सूत्र में, ये सूत्र से हमने फॉर्मूला पुट किया। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 0.51 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। तो इसमें देखिए वेट पहले निकालेंगे, वेट दिया हुआ है, मोलर हमको निकल गया 102 ग्राम, सूत्र में पुट कर दिए, तो हमारे पास कितना निकल का गया, तो हमारे पास 3 गुना 10⁻20। चूंकि Al2 का प्रत्येक अणु 2 एल्युमिनियम आयन धारण किए हुए, अतः एल्युमिनियम आयनों की संख्या 2 से गुना कर देंगे, इतना आ जाएगा 6 × 10⁻2, ठीक है। तो आज भर इस वीडियो में इतना ही, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।